नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवर दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। क्या है हाई रिस्क प्रेगनेंसी और ये स्थिति क्यों निर्मित होती है, इस विषय पर विस्तार से जानने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रगति पाठक से बात की गई, तो उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। इसके अलावा भी हमने ऐसी स्थिति से निजात पाने समेत इस स्थिति में और क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए तथा इसके बचाव को लेकर कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, तमाम विषयों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद तारिक कमाल से भी बात की, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों को ही समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले आइए हम आपको मिलवाते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रगति पाठक से, जो आपको इस संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी है जिसमें मैटरनल फीटल आउटकम पुअर होते हैं, जिसको यदि हम ऐसे बोलना चाहें कि बच्चा जच्चा की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, जितनी कि सामान्य नॉर्मल लेबर में होती है, सामान्य प्रसव में होती है। और ये स्थिति बनती है, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। ये रिस्क फैक्टर माँ से भी जुड़े हो सकते हैं, बच्चे से भी जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा जो होता है, जिसको हम अवल या कनारी बोलते हैं लोकल भाषा में, उससे भी जुड़े हो सकते हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि ये रिस्क फैक्टर तो ठीक है, पर ये यदि सही समय पे पकड़े नहीं गए और सही समय पे इनका इलाज नहीं किया गया, सही जगह पे इनका इलाज नहीं किया गया, इसके कारण आउटकम और पुअर हो जाते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी है जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर के कारण मैटरनल फीटल आउटकम जो होते हैं वो पुअर होते हैं। दूसरी बात यह है मैम कि हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होती है, कैसे मरीज उसको पहचाने कि मतलब हमारी किस तरह की व्यवस्थाएं उसकी हो जाती हैं उस दौर पे। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, बहुत लंबे इसका लिस्ट है, पर फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे आप आप सोचें कि कुछ भी यदि कुछ नॉर्मल यदि जा रहा है, उससे कुछ भी डेविएशन हो रहा है, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएगा। जैसे शादी की उम्र बताई गई 18 से ऊपर है, तो कोई जैसे हम देखते हैं ग्रामीण तबके में जल्दी शादी कर देते हैं। हमारे पास 16-17 साल में लड़कियां भी प्रेग्नेंट आ जाती हैं। तो बच्चे जो माँ है उसकी उम्र बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, 35 साल के से ज़्यादा उम्र है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। खून की बहुत कमी है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आएंगी। यहाँ पे एनीमिया है मदर को बहुत। इसके अलावा कुछ लोगों की दवाइयाँ चलती हैं, बचपन से मिर्गी पड़ रही है, बचपन से ही मिर्गी की दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर बीपी की बीमारी पहले से, ये 30 के बाद कंसीव किया है, बीपी वगैरह है, या शुगर है, पहले से ही ये बीमारियाँ उनको हैं, या फिर मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रोगियों की दवाइयाँ बहुत चलती हैं। तो वो ये सारी मतलब कोई भी मेडिकल कंडीशन है, या पहले कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ होता है, कोई आपके चोट हो गई या आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो ये सारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। इसके अलावा हम आजकल देखते हैं कि गर्भपात बहुत होते हैं। पहले के 3 महीने में गर्भपात तो होते ही होते हैं, इसके अलावा 4 से 6 महीने में भी गर्भपात हो रहे हैं। गर्भपात यदि 2 या 2 से ज़्यादा आपके गर्भपात हो गए हैं, तो ये फिर जो अभी जो प्रेगनेंसी आपने कंसीव करी, ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के तरीके से हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। फिर इसके अलावा हमने देखा कि हम हमारे पास मदर आती है, हम उसका पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि आपको पहले प्रेगनेंसी या पहले की कोई मेडिकल कंडीशन, पूरा हिस्ट्री हम उसका थॉरो लेते हैं, जिसमें सब कुछ आ जाता है। फिर इसके अलावा हम उससे पूछते हैं पहले यदि वो प्रेग्नेंट थी, पहले की प्रेगनेंसी में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं गई। किन्हीं किन्हीं का बीपी बहुत बढ़ा रहता है, प्रेगनेंसी के दौरान ही बीपी बढ़ गया, किन्हीं किन्हीं के शुगर लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, किन्हीं किन्हीं को बहुत डिलीवरी के बाद खून जाता है, जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, या फिर ऑपरेशन हुआ रहता है, मतलब जो सिजेरियन से उनकी डिलीवरी हुई रहती है, या कोई भी मेडिकल कंडीशन पहले होती है, तो वो हम हिस्ट्री में लेते हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति पाई जाती है जो पहली प्रेगनेंसी में जो मैंने आपको बताई, तो ये जो कंटिन्यू हो रही है प्रेगनेंसी, इसको भी हम ऐसा हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही लेते हैं, क्योंकि प्रोपेंसिटी मदर की बढ़ जाती है कि ये कंडीशन इस प्रेगनेंसी में भी रिपीट हो सकती है। फिर हम देख रहे हैं आजकल इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी प्रेगनेंसी यदि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद आ रही है, तो वो हम पूरा एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी उसका मैनेजमेंट करते हैं। फिर इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कुछ भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है, मदर ने अच्छे से कंसीव कर लिया, शादी जब उसने चाहा उसने कंसीव कर लिया, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के कारण उसका बीपी बढ़ गया, या शुगर लेवल बढ़ गए, या प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, या बच्चे में कोई जन्मजात विकृति है,
या RH नेगेटिव प्रेगनेंसी जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव, जैसे O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, सामान्य लोगों ने ज़्यादातर ब्लड ग्रुप सुने होंगे, पर किसी किसी का O नेगेटिव होता है, A नेगेटिव होता है, B नेगेटिव होता है, तो वो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी कहलाती हैं। तो ये सारी प्रेगनेंसी जो है ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती हैं। तो ये इससे मैं आपको एक सामान्य एक आइडिया देना चाहूँगी कि ये जो मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको बताएं कि इस तरह की प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती हैं। इसके उपाय क्या किए जाने चाहिए और किस तरह से इसके प्रबंधन को लेकर व्यवस्थाएं हैं, कहाँ कहाँ पे मतलब ऐसे लोगों को उपचार के लिए जाना चाहिए? देखिए इसमें क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो ठीक ही है, पर मैं ये बोलूँगी एक सामान्य प्रेगनेंसी, देखिए किसी को नहीं पता होता कि हमारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। मेनली मदर जो कोई पहली बार किसी ने कंसीव किया बच्चा, तो उसको नहीं समझ में आता है, यंग एज होती है, इतना उसको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, मेडिकल के लोगों में तो और ही कम लोगों को जानकारी है। तो आप समय समय पे अपने डॉक्टर के पास जाइए, इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं रहिए, घर पे बैठे हुए हैं, घर में नहीं है, आप समय समय पे अपनी जांचें करवाइए। उन जांचों से ही हम पकड़ पाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आपने कंसीव किया, मतलब एक मैं छोटा आइडिया बता देती हूँ, जैसे ही आपने कंसीव किया आप तुरंत आप UPT है, आजकल लड़कियां इतना पढ़ी लिखी होती हैं, टीवी से आजकल सब सिनेमा मतलब इससे जुड़ी हुई हैं, आपने UPT किया, आपको पता चला आप पॉजिटिव हैं, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, या फिर आपका माहवारी नहीं आया है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास तुरंत जाइए या PSC सेंटर में जाइए। वहाँ पे आजकल गवर्नमेंट के नॉर्म से इवन PSC सेंटर में भी, आंगनबाड़ी सेंटर में भी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो कराए जाते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन में देखिए आपकी BP की जांच होगी, ठीक है, आपके वेट की जांच होगी, ये एकदम बेसिक चीजें बता रही हूँ, क्योंकि यदि बहुत कम वेट है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा, बहुत ज्यादा वेट है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा। फिर बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, आपकी खून की जांच होती है जो जरूरी होती हैं, ये सब आपकी जांचें होती हैं। फिर इसके अलावा थायराइड की जांच होती है, आजकल देख रहे हैं थायराइड जो है वो बहुत प्रेवलेंट है, थायराइड बहुत महिलाओं में आता है, थायराइड के कारण मिसकैरेजेस बहुत होते हैं यदि आपका थायराइड नॉर्मल लेवल पे नहीं है। और इसके अलावा आपका एक स्कैन करा लिया जाता है जिसको हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं, पहले 3 महीने में डेटिंग स्कैन कर लेते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि जो ये प्रेगनेंसी का पीरियड कब कंप्लीट होगा। फिर 11 से 18 हफ्ते जो हैं उसमें आपके वो डिफरेंट ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन करे जाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं बन रही है, तो वो आप टेस्ट करवाइए, ठीक है। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ से ये सब टेस्ट करवा लीजिए। फिर 18 से 22 हफ्ते के आसपास आपका एनामली स्कैन होता है। एनामली स्कैन में ये देखते हैं कि ये एक USG जांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं आ रही है। इसके अलावा आप जितनी बार भी जाएंगे अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास, आपके BP की जांच भी होती रहती है, आपके वेट की जांच भी होती रहती है। फिर इसके अलावा फिर इसके बाद आप आइए 22 से 26 हफ्ते के आसपास क्या होते हैं, शुगर लेवल प्रेगनेंसी में ही, मान लीजिए किसी को पहले से शुगर नहीं है पर प्रेगनेंसी के चेंजेस ऐसे होते हैं, किसी किसी के शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं, तो आपके OGTT टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट किया जाता है कहीं शुगर लेवल तो नहीं आपके बढ़ रहे हैं, यदि बढ़ रहे हैं तो वहीं उसी जगह पे आपका उपचार शुरू कर दिया जाएगा उस चीज का। BP यदि कभी ज्यादा आ रहा है तो उसी जगह आपका उपचार वहां पे शुरू कर दिया जाएगा। फिर आखिरी के 3 महीने हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपका जांच करती रहती है, पानी ठीक से बच्चे गर्भ में पानी ठीक है कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, और यदि उसको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो समय समय से वो आपके डिफरेंट USG भी कराती रहती है। तो मैंने आपको एक नॉर्मल ये जो सब मैं आपको बता रही हूँ इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से आप जाते हैं अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास तो आपका पूरे समय आपका और आपके बच्चे की मॉनिटरिंग करती रहती है, और यहीं पे यदि कोई रिस्क फैक्टर समझ में आता है तो वह यहीं पे वो रिस्क फैक्टर पकड़े जाते हैं, समय पे उनका इलाज शुरू किया जाता है, और फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो आउटकम बहुत बुरे हो सकते थे हाई BP के कारण या शुगर लेवल खराब होने के कारण, वो पकड़ के उपचार सही कर दिया जाता है, तो वो आउटकम वहीं पे जो बहुत बुरे हो सकते थे वो सही हम आउटकम अच्छे दे पाते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से इस प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसे मरीज जो मतलब इस श्रेणी में आते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान, उनकी क्या मतलब व्यवस्था होती है, कैसे उनका प्रबंधन होता है, क्या क्या जरूरी है उनके लिए इक्विपमेंट चाहिए, वो कहाँ कैसे उपलब्ध हो पाते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा आप मान लीजिए कोई गांव में महिला है, वो गई PSC, उसका डिलीवरी का टाइम आया, या वैसे ही मान लीजिए 7वें 8वें महीने में गई, तो कई बार ऐसा आपको लिखा मिलता होगा कि रिफर टू हायर सेंटर, ठीक है। रिफर टू हायर सेंटर मतलब कि वो ऐसे ही आपको हायर सेंटर नहीं भेज रहे हैं, उनको कुछ ऐसा हाई रिस्क फैक्टर दिख रहा है कि यहाँ ये मैनेजमेंट नहीं होता। अब हायर सेंटर का क्या मतलब है, हायर सेंटर वो है जो वेल इक्विप्ड है, जहाँ पे एक अच्छा लेबर रूम है, OT है, ICU है, NICU है,
उस महिला की ऐसी स्थिति है कि आगे उसकी प्रेगनेंसी के प्रबंधन में इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपने देखा कि पीएचसी में कोई गई, उसका वहां पे चेक किया, जो भी है वहां पे उनने चेक किया डॉक्टर की, इसका बीपी बहुत बढ़ा आ रहा है, मान लीजिए झटके एक आध एपिसोड उसको आ गए, तो वो तुरंत उसको हायर सेंटर रिफर कर देता है। वो हमारे पास आए, हमने देखा उसका बीपी काफी बढ़ा हुआ है, झटके आ रहे हैं, तो अब उसका मैनेजमेंट करने के लिए तुरंत उसको दवाइयाँ दी जाएंगी कि उसका झटके आना बंद हो, उसका बीपी कम किया जा सके। फिर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम इक्लैम्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो इक्लैम्शिया में तुरंत प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी होती है। इसमें हम ये नहीं देखते कि प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, माँ की जान बचाई जा सके, माँ को बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, इवन बच्चे को भी बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए। तो इवन हमारे पास 7वें महीने में भी यदि वो आ रही है, 8वें महीने में भी आ रही है, तो हम उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी जहाँ टर्मिनेट करी जा रही है, एक ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यहाँ ये टर्मिनेट करी जा रही है, वहाँ पे आगे मेरे दूसरे विशेषज्ञ भी आपको बताएंगे किस तरीके की प्रेगनेंसी को मैनेजमेंट करने में एक अच्छे आईसीयू, ओटी और एनआईसीयू की क्या जरूरत होती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात करने के पश्चात हमने निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल से बात की कि कैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को ओटी में व्यवस्थाएं दी जाती हैं तथा ऐसी स्थिति में कैसे कंट्रोल में किया जाता है। इन तमाम विषयों पर डॉक्टर महेंद्र पाल का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि हाई प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की हमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्या व्यवस्था बनानी चाहिए। आपके पास इस दौरान जो मरीज आते हैं उनकी किस तरह से व्यवस्था आप बना पाते हैं, उन्हें ओटी पे कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये भ्रांतियाँ मिटानी चाहता हूँ लोगों के अंदर से कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब हम किसी मरीज़ को ऑपरेशन के लिए लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बेवजह ऑपरेशन के लिए लिया गया है। लेकिन ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं हमारे पास में वो इमरजेंसी में आते हैं। अगर वो पहले से आएँ, पहले से दिखाएँ, तो उसके हिसाब से हमको सारी चीज़ें पता होती हैं, हम उसके इलाज से पहले से तैयार होते हैं और उसके हिसाब से उपचार होता है। लेकिन जब हमको चीज़ें पता नहीं होती हैं, जैसे कि मैडम ने बताया कि अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, अगर उसको झटके आ रहे हैं तो उसके साथ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जब उसको झटके आते हैं तो हो सकता है वो बेहोश हो जाए, हो सकता है वो उल्टी करे, उल्टी करते समय पे जो भी चीज़ रहती है वो अंदर फेफड़े में जा सकती है, जिससे उसकी जान को खतरा होता है। उसके अलावा फेफड़े में पानी भी भर सकता है। उसके अलावा तो बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको पहले से अगर नहीं पता है, अगर जांच पहले हो गई होती तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर जब हमारे पास में इमरजेंसी आती है तब हमारे पास में जो ऑप्शन होता है, फिर हम उसको पूरी तरह से बेहोश करके ऑपरेशन के लिए लेते हैं, सांस की नली डालनी पड़ती है, ऑपरेशन करवाया जाता है। उसके अलावा क्या होता है, अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके खून बहने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उसको सही समय पे खून नहीं मिल पाया तो उस समय भी ज़्यादा फ्लूइड देने की वजह से उसके लंग्स में पानी भरने के चांसेस होते हैं और उसको ऑपरेशन के बाद भी वेंटिलेटर पे रखने की संभावना बढ़ जाती है। से मरीजों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं हॉस्पिटल या अन्य जगह। देखिए, ऐसे मरीज़ों के लिए तो अपने पास में वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए, एक स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो सारी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सके, पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर सके। तो खून बहुत ज़्यादा बह रहा होता है तो हम जो है शुरुआत में उसको तो फ्लूइड के साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में हमको ब्लड की भी आवश्यकता होती है। अगर सही समय पे ब्लड नहीं मिल पाए तो हमको ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाइयाँ चालू करनी पड़ती हैं, लेकिन ब्लड की आवश्यकता होती है और वो अगर सही समय पे मिल जाए तो हम सही तरीके से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मां और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में डिलीवरी के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ की क्या भूमिका रहती है तथा इस दौरान नवजात शिशु को क्या जटिलताएं हो सकती हैं, इन तमाम बातों को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद तारिक कमाल से भी बात की गई। तो उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए। यह सुविधा अन्य हॉस्पिटल के अलावा विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भी उपलब्ध है। तो आइए इनसे भी इस समस्या से निजात पाने क्या क्या उपाय है यह जान लेते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती है उस दौरान बच्चे को क्या इफेक्ट होता है और अहम योगदान जो होता है शिशु रोग विशेषज्ञ का वो क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डिलीवरी के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, क्योंकि डिलीवरी तो वही कराएंगी मदर की। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ का भी होता है डिलीवरी के समय पर, जिसको कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं और इग्नोर कर देते हैं या उसकी व्यवस्था के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं।
तो जो नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं वो आपके नवजात शिशु के जन्म के बाद आने वाली किसी भी जटिलता को संभालने के लिए दक्ष विशेषज्ञ होते हैं। जैसे अगर बच्चा पैदा होने के बाद ना रोए तो वो उसको संभालने में दक्ष होते हैं, उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसको सांस में नली में डाल सकते, सांस की नली में नली डालकर उसको ऊपर से कृत्रिम ऑक्सीजन दे सकते हैं। या बच्चा पैदा होने के समय बच्चे को कोई घाव लग जाए, कोई चोट लग जाए, या बच्चा किसी विकृति के साथ पैदा हो, या बच्चे को पैदा होने के बाद संक्रमण हो जाए, या बच्चा कोई गंदा, जैसे जब कई बार बच्चे डिलीवरी के समय पे उसकी दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, तो बच्चा माँ के पेट में ही लैट्रिन कर लेता है और वो गंदी पानी उसके फेफड़े में चला जाता है। इस तरह की सारी जटिलताओं को संभालने में और उनका मैनेजमेंट करने में नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ दक्ष विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए बच्चे की माँ की सुरक्षा के साथ साथ डिलीवरी होने वाले, क्योंकि सब कुछ तो किया जा रहा है बच्चे के लिए ही, अल्टीमेट अपना जो उद्देश्य है प्रेगनेंसी से वो एक स्वस्थ बच्चा प्राप्त करना है। तो बच्चे को कोई भी जटिलता है उसको संभालने के लिए नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ का उस समय पे उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी भी डिलीवरी कराएं तो हमेशा ये सुनिश्चित करें, उस स्थान का चयन करें जहाँ पे बच्चे की डिलीवरी के समय नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ऐसी प्रेगनेंसी के दौरान मतलब बच्चे को किस किस तरह की जटिलताएं ज़्यादातर आती हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पैदा होने के बाद बच्चे को ऐसी क्या जटिलता आ सकती है जिसके लिए बच्चे को शिशु रोग विशेषज्ञ या नर्सरी या फिर जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि कांच की मशीन में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, पैदा होने के समय बच्चे की कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और बच्चा काफ़ी समय से पहले पैदा हो रहा है, 6 महीने पे, 7 महीने पे, 7.5 महीने पे, 28 हफ्ते पे, 30 हफ्ते पे, बहुत कम दिन का बच्चा पैदा हो रहा है ना, जैसे कि बहुत कम समय पहले ही समय से पहले बच्चा पैदा हो रहा है, या बहुत कम वजन का बच्चे के अंदर विकास नहीं हो पाया, जिसे हम भाषा में IUGR बच्चा कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो अगर इस तरह का बच्चा पैदा हो रहा है, या पैदा होने के समय बच्चे को कोई घाव लग गया, कोई चोट लग गई उस समय पे, या पैदा होने के समय बहुत ब्लीडिंग हो गई, बच्चे ने गंदा पानी फेफड़े में ले लिया, गंदी लैट्रिन फेफड़े में चली गई, पैदा होने के समय बच्चे को निमोनिया हो गया, या पैदा होने के बाद बच्चे को पीलिया। देखिए, जैसे कि हमारे इस स्त्री रोग विशेषज्ञ ने आपको बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहले ही अगर वो दिखाते रहेंगे तो डॉक्टर उसको पकड़ सकेंगे कि ये प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या ये प्रेगनेंसी में आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक तो रेगुलरली अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाते रहे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी में से पता चलेगा कि किस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जिस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उस तरह के बच्चों को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक अच्छा NICU होना चाहिए। न्यूनेटल, जैसे बड़ों का ICU होता है वैसे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए NICU होता है, जिसे हम हमारी भाषा में न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आपके पास एक अच्छा वेंटिलेटर होना चाहिए। बड़ों के वेंटिलेटर अलग होते हैं, नवजात शिशुओं के वेंटिलेटर अलग होते हैं, क्योंकि नवजात शिशुओं का फेफड़े जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उनको बहुत हल्के तरीके से उनको वेंटिलेटर की सहायता से सांस दी जाती है। तो इस तरह के वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए। एक CPAP मशीन होती है जो प्रेशर से ऑक्सीजन को फेफड़े के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है, तो इस तरह की CPAP मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए। एक फोटोथेरेपी मशीन होती है जो कि बच्चे के पीलिया होने के समय पर उस लाइट की में रखने से बच्चे का पीलिया खुलकर और टूटकर पेशाब के रास्ते निकलता है और बच्चे को मानसिक रूप से अपना होने से बचाता है। और भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, सेंट्रल सक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। नवजात शिशु क्योंकि कुछ बोलता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, तो सब कुछ आपको ही देखना है और आपको ही समझना है। तो इस तरह की नर्सिंग के लिए भी अलग तरह से ट्रेनिंग होती है और इस तरह की नर्सें अलग तरह से ट्रेन की जाती हैं, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, इस सेटअप पे उपलब्ध हैं, जिनको हम लोगों ने विशेष रूप से बाहर भेज कर ट्रेनिंग करवाई है, जो कि नवजात शिशुओं को देखभाल में दक्ष हैं और नवजात शिशु की हर समस्या को समझकर जल्द से जल्द डॉक्टर को बता सकती हैं, जल्द से जल्द उसका उपचार कर सकती हैं। इस तरह की जगहों पे डिलीवरी होनी चाहिए या बच्चे का मैनेजमेंट होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास हर तरह की सुविधा हो। जैसे प्री मैच्योर बच्चा हुआ है, समय से पहले अगर बच्चा हुआ है, अगर समय से पहले बच्चा हुआ है तो उसको फेफड़े बहुत कमज़ोर होते हैं, तो फेफड़ों को मैच्योर करने के लिए एक विशेष प्रकार की दवाई होती है जिसे नवजात शिशु रोग दक्ष नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ बच्चे की फेफड़े की नली डाल के उसमें डालते हैं, जिससे कि वो फेफड़े मैच्योर होते हैं और उनकी जो एक कड़ापन होता है वो कम हो जाता है। तो जिससे कड़ापन कम होने से बच्चे के लिए सांस लेना फिर आसान हो जाता है। कभी कभी बच्चों को झटके आ जाते हैं, तो झटके आने पे बच्चों को झटके रोकने की दवाई देनी चाहिए, लेकिन वो झटके रोकने की दवाइयाँ काफ़ी हार्ड होती हैं, तो उस तरह की दवाइयों के लिए मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है।
तो नवजात शिशुओं के जो मॉनिटर्स होते हैं जिसमें उसका हार्ट रेट, उसकी सांस की गति, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका CO2 लेवल, ये सारी चीज़ें जो वो भी अलग तरीके के आते हैं।